नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मिशन शेखावाटी 100 टीम के द्वारा। शेखावाटी मिशन 100 टीम आपके लिए लाई है मॉडल प्रश्न पत्र का लाइव सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करते हैं विज्ञान संयोजक रामावतार बधाला के द्वारा कक्षा 10 विज्ञान विषय के मॉडल प्रश्न पत्र 1 को। विद्यार्थियों, आपका जो मॉडल प्रश्न पत्र है बोर्ड के द्वारा जो मानक मॉडल पेपर जारी किया उस पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र है और जो संक्षिप्तीकृत सिलेबस जारी किया गया था उसके आधार पर प्रत्येक पाठ कितने अंक का उस सभी को बिंदुओं को समाहित करते हुए ये मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। प्रत्येक विषय के दो दो मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र। देखिए विद्यार्थियों, इस वीडियो की जो पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा और उस लिंक में ज्वाइन करके आप वहां से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2021 की जो आयोजित होने वाली है उसमें आपको बता देता हूं, आपको समय 3.25 घंटे का दिया जाएगा। 80 अंक का आपका पेपर होगा। सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर है वो यहाँ अंकित करने, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही कुछ सामान्य निर्देश होते हैं, उन निर्देशों का पालन करना है कि आपको रोल नंबर लिखना है, जो भी प्रश्न है आपके उनको हल करना है। सबसे पहले सरल प्रश्नों को हल करिए, उसके बाद में क्रमबद्धता के साथ आप हल करिए। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, प्रश्न क्रमांक 28 जो है या जो भी अथवा पर आधारित प्रश्न क्रमांक है, उन अथवा पर आधारित जो प्रश्न क्रमांक है उनके जो विकल्प हैं उनमें जो भाग हैं वो एक साथ हल करें। 5 खंड मिलेंगे आपको, खंड ए, ब, से, द और य। तो स्टार्ट करते हैं खंड ए। विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 का पहला प्रश्न आ रहा है नारू रोग। नारू रोग बाला रोग का रोग जनक ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस है। तो प्रश्न आपको यह भी पूछा जा सकता है कि नारू रोग का रोग जनक कौन सा है, तो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। तो विद्यार्थियों अब चर्चा करते हैं, इसका ऑप्शन प्रश्न पूछा जा रहा है नारू रोग का रोग जनक ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस होता है, क्या होगा? जीवाणु है, कृमि है, विषाणु या प्रोटोजोआ। तो आपको बता देता हूं कि कृमि जो है ये क्या है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस कृमि है। दूषित जल पीने से बाला रोग या नारू रोग होता है। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग का क्या नाम है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा, विटामिन बी3 की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा रतौंधी रोग। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, रात्रि में कम दिखाई देता है। अगला प्रश्न है रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है? विद्यार्थियों ऑप्शन चारों देखिए, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण लोहा नामक तत्व करता है। Fe जो है आपका आयरन नामक जो तत्व है वो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और हीमोग्लोबिन रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है और ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन में सहायता करता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है और ऑक्सीजन आपकी श्वसन क्रिया में उपयोग ली जाती है। अगला प्रश्न है जब F1PD का संकरण किसी एक जनक से करवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। विद्यार्थियों उसे क्या कहा जाता है? संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। यहाँ पर देखिए आपको विचलित करने के लिए उपरोक्त सभी भी दे रखा है, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। आंसर क्या सही है? संकर पूर्वज संकरण। आपकी जो जनक क्रॉस करते हैं तो जो संतान उत्पन्न होती है वो F1PD होती है। प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 1 का 5वां प्रश्न है सर्वग्राही व सर्वदाता रक्त समूह। देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न चेंज भी मिल सकता है कि सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, सर्वग्राही रक्त समूह AB है और सर्वदाता रक्त समूह जो है वो O है। तो आपको विचलित करने के लिए AB दे दिया, लेकिन इसके आगे A दे दिया, तो ये ऑप्शन A गलत है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या सही होगा? सही होगा, क्योंकि सर्वग्राही AB है रक्त समूह और सर्वदाता रक्त समूह है O। अगला प्रश्न है कौन सा प्रतिरक्षी प्रत्युर्जा या एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेता है? तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, एलर्जी या प्रत्युर्जा जो क्रिया होती है एलर्जी की में IgE जो प्रतिरक्षी है वो IgE वो भाग लेता है। ध्यान देना, माँ के दूध में IgA होता है और खासतौर से यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आपका IgB बहुत महत्वपूर्ण प्रतिरक्षी है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा IgE। अगला प्रश्न है मां के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? तो मां के दूध में पाए जाने वाला अभी बताया कि एलर्जी में E है, तो IgA जो है वो मां के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी है। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में MAA मां, यानी कि मां के दूध में कौन सा प्रतिरक्षी होगा? IgA
ए होगा। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है विद्यार्थियों, थोड़ा सा आप ध्यान देवें कि भ्रूण को, प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंचने वाला कौन सा है प्रतिरक्षी है। आपके लिए प्रश्न है, थोड़ा सा पुस्तक की तरफ आकर्षित होइए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्म में कौन सा असत्य है। तो देखिए ये स्रोत हैं और अम्ल हैं। तो जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। इमली जो है उसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है। संतरा जो है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। लाल चींटी में इसमें लैक्टिक अम्ल दे रखा है, ये गलत जवाब है। यहाँ पे आप इसका आंसर होगा ये गलत है, क्योंकि लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है। प्रश्न संख्या 9 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही जमना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बनी हुई सब्जी का खराब होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नौसादर का ऊर्ध्वपतन, जी बिल्कुल, ये ऊर्ध्वपतन की प्रक्रिया भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, द। यानी रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक परिवर्तन की चर्चा करते हैं तो ऐसे परिवर्तन जो अनुत्क्रमणीय होते हैं वो तो रासायनिक है, और जो उत्क्रमणीय होते हैं दोनों तरफ होते हैं वो क्या है आपके भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक आपके सामने डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 1 में 10 प्रश्न होंगे, 1 अंक का 1 प्रश्न होगा। अगला प्रश्न संख्या 2 आ रहा है। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है दर्पण की आवर्धनता किसे कहते हैं, और इसका सूत्र लिखिए। 2 प्रश्न हो गए, इस प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न हो गए। पहला तो आवर्धनता किसे कहते हैं, दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बिंब, वस्तु को बिंब भी बोलेंगे, तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की जो क्षमता है वो दर्पण की आवर्धनता कहलाती है। आवर्धनता m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, h डैश बटा h। m बराबर क्या हो जाएगा, v बटा u या फिर h डैश बटा h। तो यहाँ पर ध्यान देने की लायक बात है कि सूत्र पूछा गया तो ये सूत्र लिखना आपको, तो क्योंकि खंडों में प्रश्न है तो आपको आधा आधा अंक मिलेगा। प्रश्न संख्या 3 है सूर्योदय से पूर्व सूर्यास्त के बाद भी सूर्य क्यों दिखाई देता है, कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए विद्यार्थियों ये प्रकाश के पाठ संख्या 9 से आधारित प्रश्न है। पाठ संख्या 9 में जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरता है तो वायुमंडल की विभिन्न परतों के घनत्व परिवर्तन यानी सघन से क्या हो रही है, विरल की ओर जा रही है प्रकाश किरणों, तो उनका बार बार अपवर्तन हो जाता है, फलस्वरूप प्रकाश किरणें अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसे सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 4 है विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। इसी का दूसरा भाग है विद्युत शक्ति के उपयोग का सूत्र लिखिए। और इसका अगला प्रश्न है 100 वाट के 2 बल्ब रोजाना 8 घंटे जलते हैं तो 30 दिन का विद्युत खर्च क्या होगा। तो विद्यार्थियों ऐसे प्रश्नों को एक साथ हल करिए। सबसे पहले विद्युत शक्ति की परिभाषा देनी। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा परिवर्तन की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होगा, विद्युत ऊर्जा की जो खपत है उस वो बटा समय, विद्युत ऊर्जा की खपत बटा समय। सामान्यतः 1 यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट निकालनी हो तो वाट गुणा घंटा गुणा दिन बटा 1000 से आप यूनिट निकाल सकते हो। जैसे आपके प्रश्न में दिया गया बल्ब कितने 2 हैं, साहब ठीक है 2 बल्ब हो गए, कितनी वाट के हैं 100 वाट के हैं, और कितने घंटे जल रहे हैं 8 घंटे जल रहे हैं, और कितने दिन तक जल रहे हैं 30 दिन तक जल रहे हैं। तो जब आप 100 गुणा 2 गुणा 8 गुणा 30 बटा 1000 करोगे तो आपके यूनिट मिलेगी 48 यूनिट। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। नेक्स्ट प्रश्न जो है 5वां प्रश्न है एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाने पर 10 मीटर विस्थापित हो जाती है तो किए गए कार्य की गणना करो जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में। विद्यार्थियों ध्यान देने की बात है, बल और विस्थापन एक दिशा में, इसका मतलब वो आपके गुणा होंगे, यानी कि W बराबर F गुणा S, यानी बल गुणा विस्थापन। तो बल है आपका 20 न्यूटन और विस्थापन कितना है 10 मीटर, 20 गुणा 10 बराबर कितना आंसर आ जाएगा 200 जूल। कितने जूल आ जाएगा 200 जूल। कितना कार्य होगा 200 जूल कार्य होगा। प्रश्न संख्या 6 चिपको आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए। अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य वृक्षों की कटाई को रोकना था। ये इसका प्रारंभ राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में किया गया था, जहां अमृता देवी बिश्नोई के साथ 363 स्त्री पुरुषों व बच्चों ने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे दिया था। वृक्षों की कटाई के विरोध में वृक्षों के चिपकने के कारण इस आंदोलन का नाम जो खेजड़ी आंदोलन था उसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया था। अगला प्रश्न
खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम लिखिए एवं राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। दो प्रश्न इसमें समाहित है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। विद्यार्थियों यहाँ ध्यान देने की बात है, आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, राजस्थान का राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम लिखिए, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसका सेकंड पार्ट है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जहां पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। इसमें पालतू पशुओं की चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। वे क्या कहलाते हैं? ऐसे स्थान या ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्राकृतिक तंत्र विविधता से आप क्या समझते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र विविधता से आप क्या समझते हैं? देखिए विद्यार्थियों, ये पाठ संख्या 19 का प्रश्न है। परिस्थितिकी तंत्र विविधता का तात्पर्य है किसी क्षेत्र विशेष के समस्त जीवों की परस्पर उनके पर्यावरण के भिन्न अजैविक घटकों में अंतःक्रियाओं से निर्मित तंत्र क्या कहलाता है? आपका पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जैसे घास का मैदान है, मरुस्थल है, पहाड़ है, तालाबीय क्षेत्र, जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये इकोसिस्टम है आपका। इसमें विविधता। मलेरिया जवर के इलाज में खालिस्तान वृक्ष की छाल काम में ली जाती है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, मलेरिया के जवर के इलाज में सिनकोना वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है खालिस्तान में लुप्त हो रही जातियां, संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध किया जाए। ऐसी पुस्तक जिसमें लुप्त हो रही जातियां, संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध किया जाता है, उस पुस्तक का नाम है रेड डाटा बुक। लाल आंकड़ा पुस्तक जो है उसमें इन जातियों का सूचीबद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है ऐसी प्रजातियां जो किसी एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है कहलाती हैं स्थानबद्ध प्रजातियां। एक विशेष क्षेत्र में होती हैं स्थानबद्ध प्रजातियां। जैसे मेकांग बंदर है तो पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है। इस प्रकार से खंड ए में आपको 11 प्रश्न मिलेंगे और ये 20 अंक का होगा। अब प्रश्न खंड ब स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 12, अफीम कहां से प्राप्त होता है? दूध, अफीम के दूध में कौन से एल्केलॉइड होते हैं? गुटखा खाने से होने वाले सम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण किए। देखिए इसमें तीन चार प्रश्न समाहित हैं। तो पहला है अफीम कहां से प्राप्त होता है? विद्यार्थियों, पेपेवर सोमनिफेरम अफीम का वैज्ञानिक नाम है। पेपेवर सोमनिफेरम पादप के कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने से क्या बनता है? अफीम बनता है। दूसरा प्रश्न, अफीम के दूध में कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं? इसमें लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से मॉर्फिन है, कोडीन है, निकोटीन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन। एक बार प्रश्न पूछा हुआ है बोर्ड परीक्षा में कि दर्द निवारक के रूप में कौन से उपयोग किए जाते हैं? तो दर्द निवारक के रूप में मॉर्फिन, कोडीन नामक एल्केलॉइड का उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ये प्रश्न है गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है? इसमें प्रश्न में आंसर है आपका गुटखा खाने से सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। तो इसके लक्षण क्या है? गुटखा खाने से सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के में क्या होता है? जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जबड़ा कम खुलने लगता है। विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, मेंडल के प्रभाविता के नियम को सही उदाहरण समझाइए। ये पाठ संख्या 3 से लिया गया प्रश्न है। मेंडल की प्रभाविता के नियम को समझाने के लिए मैं पहले बता देता हूं, प्रभाविता का नियम सामान्यतः एक संकर संकरण परिणामों पर आधारित है। किस पर आधारित है? एक संकर संकरण परिणामों पर आधारित है। इसमें सामान्यतः क्या किया जाता है? इस नियमानुसार जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजीय पादपों में संकरण करवाया जाता है विद्यार्थियों, तो वह लक्षण जो F1PD में दिखाई देता है या अभिव्यक्ति दर्शाता है, वो तो लक्षण क्या कहलाता है? प्रभावी लक्षण। और जो F1PD में अभिव्यक्ति नहीं दर्शाता है, दिखाई नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो जब आप समयुग्मजीय लंबे और समयुग्मजीय बोने में क्रॉस करवाते हो तो F1PD में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? विषम युग्मजीय होते हैं। यहाँ देखो कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनमें क्रॉस करवाए तो F1PD में कैपिटल टी, स्मॉल टी टाइप के सभी विषम युग्मजीय प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त है, जो लंबे तो हैं लेकिन विषम युग्मजीय। प्रश्न संख्या 14 की चर्चा करते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र व निर्माण की समीकरण लिखे। पहला प्रश्न तो ये। इसका दूसरा प्रश्न है विरंजन की क्रिया को समझाइए। तो विद्यार्थियों पाठ संख्या 5 से दैनिक जीवन में रसायन से ये प्रश्न लिया गया है। इसमें सबसे पहले विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम लिखिए, तो आप आंसर लिखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण के निर्माण की समीकरण। तो जब आप शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण हो जाता है। ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपने Cl2 के साथ क्रिया करवाई तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण हुआ और साथ में जल मुक्त हो गया। दूसरा जो अगला प्रश्न है इसका विरंजन की क्रिया को समझाइए, यानी कि जो रंगहीन बनाने की क्रिया है उसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। विरंजक चूर्ण में मुक्त कौन सी गैस हो रही है? जो क्लोरीन गैस जल से संयोग करके नवजात परमाणु ऑक्सीजन निकालती है, जो विरंजन की क्रिया
करती है और अक्षय कारक की भांति व्यवहार करती है। जैसे क्लोरीन गैस है, ये जल के साथ क्रिया करती है तो HCl बना लेती है। ऑक्सीजन परमाणु व्यवस्था में ऑक्सीजन, और ये परमाणु व्यवस्था में जो ऑक्सीजन बनती है रंगीन पदार्थ को रंगहीन बना देती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है ये। अगला प्रश्न है, समाकलित जल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? ये इसके बारे में ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। जब किसी क्षेत्र विशेष की भूमि और जल प्रबंधन हेतु कृषि वानिकी तकनीकों का सामूहिक अगर प्रयोग किया जाए तो इसमें बाढ़ नियंत्रण, जल संग्रहण, वृक्षारोपण, उद्यान चारागाह विकास, सामाजिक वानिकी आदि कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? आपकी समाकलित जल प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन कहलाती है। प्रश्न संख्या 16 है, राजस्थान में पारंपरिक जल संग्रहण की 3 पद्धतियों का, कोई भी 3 पद्धतियों का अपन को वर्णन करना है तो यहाँ पर खडीन, तालाब और टोबा का वर्णन करेंगे। खडीन क्या है? राजस्थान में पारंपरिक जल संग्रहण की एक पद्धति जिसमें मिट्टी का अस्थायी तालाब, मिट्टी का अस्थायी तालाब होता है। इसके दो तरफ तो मिट्टी की दीवार, तीसरी तरफ पत्थर की मजबूत दीवार होती है। खडीन में जल सूख जाने पर इसमें क्या की जाती है? कृषि की जाती है। तालाब जो है राजस्थान में प्राय वर्षा के जल का संग्रहण किया जाता है। तालाब की तलहटी में कुआं बना होता है जिसे बेरी कहा जाता है। यह भूमि के जल स्तर को बढ़ाता है। टोबा, थार के मरुस्थल में टोबा जल संग्रहण का मुख्य पारस्परिक स्रोत है। यह नाड़ी जैसा होता है परंतु नाड़ी से गहरा होता है। प्रश्न संख्या 17, बाह्य विवर्तनिक शक्तियां कितने प्रकार की? विद्यार्थियों, बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के बारे में पूछा। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक तो अपक्षयन शक्तियां और एक अपर्दन शक्तियां। प्रश्न संख्या 18 है, वनस्पति के नाम लिखने आपको। किसका? चाय, हल्दी, सर्पगंधा और गूगल का। चाय का नाम है कैमेलिया साइनेंसिस। चाय सामान्यतः पत्तियों से प्राप्त की जाती है। आप जो चाय पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं तो चाय का वैज्ञानिक नाम है कैमेलिया साइनेंसिस। हल्दी का वैज्ञानिक नाम है करकुमा लोंगा और सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम है रावल्फिया सर्पेंटाइना और गूगल का है कॉमीफोरा वाइटाई। तो इस प्रकार से ये चारों नाम अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम का रक्षा व अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या योगदान है? विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नासा से रॉकेट प्रशिक्षण की तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत के प्रथम रॉकेट नाइके अपाचे छोड़ा था। प्रश्न पूछा हुआ है, भारत का प्रथम रॉकेट कौन सा है? नाइके अपाचे। इन्होंने अग्नि परियोजना का भी इनको प्रबंधक बनाया गया। इनके नेतृत्व में अग्नि थर्ड ने सफल उड़ान भरी। रोहिणी उपग्रह जो अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक इनके नेतृत्व में प्रक्षेपित किया गया। मिसाइल कार्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश नामक मिसाइलों का विकास व प्रक्षेपण किया। 1998 में जो पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था ये भी इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से पुकारा जाता है। सीधा प्रश्न आता है, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। इस प्रकार से खंड ब आपका पूरा होता है। खंड 6 की हम चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 20, टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी कीजिए, तो टिप्पणी की अगर हम चर्चा करें तो 2 टिप्पणियां इसमें, मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन। सबसे पहले मधुमक्खी पालन की चर्चा करते हैं। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन के 2 उत्पाद प्राप्त है। प्रश्न पूछा जाता है मधुमक्खी पालन के 2 उत्पादों के नाम लिखिए। शहद और मधुमोम। शहद और क्या प्राप्त होते हैं? मधुमोम। मधुमक्खी के पालन से परागण की क्रिया आसानी से होने के कारण फसल की भी पैदावार बढ़ती है। मधुमक्खी से प्राप्त शहद उच्च ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ के साथ औषधि के रूप में भी काम में लिया जाता है। शहद प्रतिरक्षक के रूप में भी काम आता है। समझता है ये बड़े स्तर पर खेतों में मधुमक्खी पालन किया जा रहा है जहाँ पे मकरंद या फूल युक्त जो होते हैं वहाँ मधुमक्खियां अच्छी गुणवत्ता का मधु तैयार करते हैं। अब अगला जो प्रश्न है रेशम कीट पालन, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। रेशम कीट का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करना ही क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर कहलाता है। इसको शहतूत की पत्तियों पर एक विशेष रेशम कीट है। प्रश्न पूछ लेगा रेशम कीट का क्या नाम है? बॉम्बेक्स मोराई जो है वो रेशम कीट की वृद्धि करने वाली प्रजाति है। रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। रेशम कीट का जो लार्वा वो क्या है? कैटरपिलर है। कि रेशम कीट लार्वा अवस्था में शहतूत की पत्तियों को खाता है। पूर्ण विकसित होकर लार्वा की लंबाई से 5 गुना अधिक लंबा हो जाता है। भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है। इस समय यह रेशम के धागे को अपने ऊपर लपेटकर कोकून का निर्माण कर स्वयं प्यूपा में बदल जाता है। यह कैटरपिलर 3 दिन में 1000 से 1200 मीटर लंबे धागे का निर्माण करता है। एक कोकून का भार 1.8 से 2.2 ग्राम होता है। रेशम प्रोटीन का बना होता है। इसका भीतरी भाग जो है फाइब्रिन व बाहरी भाग सेरेरिन प्रोटीन का बना होता है। रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। विद्यार्थियों को प्रश्न संख्या 20 का अथवा भी मिलेगा आपको। अथवा में भी टिप्पणी है आपकी मुक्ता संवर्धन और मछली पालन। मुक्ता संवर्धन की बात करते हैं। कृत्रिम तकनीक से सीपियों को पालकर उनसे मुक्ता या मोती प्राप्त करना क्या कहलाता है?
मुक्ता संवर्धन कहलाता है। सबसे उत्तम क्वालिटी का कौन सा है? लिंगा मोती सबसे उत्तम क्वालिटी का माना जाता है। मोती प्राय सफेद, चमकीले, गोलाकार संरचना वाले होते हैं, जिन्हें ऑयस्टर या मोलस्क अपने कवच के नीचे स्वयं की रक्षा के लिए स्रावित करते हैं। सबसे पहले कृत्रिम मुक्ता संवर्धन की तकनीक किस देश ने विकसित की थी? जापान ने विकसित की थी। अब चर्चा करते हैं मछली पालन की, पिसीकल्चर की। मछली पालन का प्रोटीन युक्त भोजन स्रोत के रूप में किया जाता है मछली का पालन, इसलिए मछली पालन हेतु मानव द्वारा तालाबों, झीलों, मछलियों का प्रजनन उत्पादन किया जाता है। मछलियों का उत्पादन खारे जल की तुलना में मीठे जल में अधिक होता है। अलवणीय या मीठा जो जल है उसमें मछली पालन हेतु विशेष प्रजातियां रोहू, कतला, मरगल आदि देशी प्रजातियों की मछलियां हैं वो पाली जाती हैं। कॉमन कार्प नामक विदेशी मछली का उत्पादन किया जाता है। मछली उत्पादन हेतु जलाशय का तापमान, प्रकाश, ऑक्सीजन, जल प्रवाह आदि नियंत्रित किए जाते हैं। प्राकृतिक भोजन सूक्ष्म जलीय पादप व जंतु, जबकि कृत्रिम जैसे चावल की भूसी, गेहूं की चापड़, अनाज के टुकड़े आदि का भोजन मछलियों को दिया जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 20 आपका पूरा होता है। प्रश्न संख्या 21 की हम चर्चा करते हैं। ज्वालामुखी पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, और इसका दूसरा पार्ट है बाह्य वर्तनिक सत्यों को समझाइए। विद्यार्थियों आपके लिए अति महत्वपूर्ण सूचना है, प्रश्न संख्या 20 तक हम हल कर चुके हैं। इसका इसी पेपर का पार्ट 2 का जो वीडियो आएगा उसमें प्रश्न संख्या 21 से 28 तक आपको हल करवाए जाएंगे। इस प्रकार से एक मॉडल पेपर के 2 वीडियो होंगे, और इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उस लिंक से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मिशन शेखावाटी 100 आप सभी का आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद।